नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमआर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थंबनेल के अंदर ऑलरेडी मैंने डाल दिया कि जो है मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर है ये। और ये अभी बता दूं, ये गर्ल्स का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। और ये हुआ आपका भी 27/9 यानी 27 सितंबर 2024 में ही आपका जो है ये क्वेश्चन पेपर हुआ है। और इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी अभी जस्ट हुआ है और आज ही मैं जस्ट एक आध घंटे के बाद ही मुझे भी पेपर मिला है, पिछले एक आध घंटे में। तो अभी बना ही रहा हूँ मैं इसका क्वेश्चन पेपर का आंसर। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पेपर सिर्फ देखना है तो ट्रस्ट में मैंने इसके रिगार्डिंग शॉर्ट्स एक डाल दिया है, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट की वीडियो जो होनी चाहिए ज़्यादा ज़्यादा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट कर देते जल्दी से, है ना। देखिए, सबसे पहला पूछा गया था कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उत्तर के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। सबसे पहला जो है इतिहास की गैराज की सेल सबसे बड़ी जो हुई थी वो हुई थी 1990 के आसपास। सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप हुआ था 1979 में हुआ था। सोवियत संघ में सुधारों की जो शुरुआत हुई थी वो 1980 में हुई थी। रूस में हुई समाजवादी क्रांति थी वो हुई थी 1917 में, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे पहले आपका ये आएगा, फिर सेकेंड नंबर पर आपका ये आएगा, और फिर थर्ड नंबर पर आपका आएगा ये वाला, और फोर्थ नंबर पे आएगा आपका ये वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि ये पहला फोर्थ नंबर पे आएगा ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा हम। एक अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया कि मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। ट्रस्ट में ये मैंने अपनी क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है और ये उसका आंसर है यहाँ पर तजाकिस्तान। आगे चलते हैं। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर जो गलत करके आया होगा तो डूब के मर जाना भाई। इतना इजी क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हो तो पढ़ने से ऊपर वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, बट ये नहीं था। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश के पास परमाणु हथियार हैं। भाई ये सिर्फ फ्रांस ही बचा है जिसके पास है। अदरवाइज पहले ब्रिटेन भी हुआ करता था, लेकिन 2016 में जैसे उसका ब्रेग्जिट हो गया, मतलब निकल गया यूरोपीय संघ से, तो इकलौता फ्रांस ही बचा है जिसके पास परमाणु हथियार है। यहाँ पर ये मैच करना था, ठीक है, ये मैच करना था बेसिकली। ये कुछ नाम दे रखे हैं आपका जो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट जो चैप्टर है ना, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, उसी पॉलिटिकल पार्टी वाले में से नाम देना था, ठीक है। तो आचार्य नरेंद्र देव आपका बेसिकली प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे। पहले वो कांग्रेस में थे, बाद में उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। ए के गोपालन, ये बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सवादी है इनके मेंबर हैं। ये ऐसा तो नहीं कहेंगे संस्थापक, बट हाँ मेंबर थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये तो संस्थापक हैं किसके, भारतीय जनसंघ के। और रफ़ी अहमद किदवई ये कांग्रेस पार्टी के थे, ठीक है जी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो आंसर बैठेगा, ये इंग्लिश मीडियम वालों का आप देख सकते हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो है ऑप्शन सी बैठेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका ये वाला। इसमें देख रहा हूँ मैं बच्चों ने गड़बड़ी करी क्या, कि देखिए ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, अभिकथन और कारण वाले, बहुत ही इजी होते हैं। क्यों होते हैं जरा बताता हूँ। यहाँ पे लिखना है बस क्योंकि, ठीक है, अभी आ जाएगा। ये पेन चल नहीं रहा लग रहा, पता नहीं क्यों। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो क्या लिख रखा है। देखिए पहले तो आप ये कंसिडर किया कीजिए कि दोनों ही कथन है। पहला कथन क्या बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। जी हाँ, 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी ना, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी घटना स्थापना जो है हुई थी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो सही है। सेकंड है आपका ह्यूमन राइट वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। बात तो ये भी सही है, ठीक है। पहले आपको ये देखना होता है कि क्या ये दोनों के दोनों बातें सही हैं। जी हाँ, अगर ये सही हैं तो क्या ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये कारण बता रहा है इसका। अब देखो कैसे बताएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945 में हुई थी। एक मिनट जरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी क्योंकि ह्यूमन राइट वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। क्या इसका कोई सेंस बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। स्थापना से संगठन का होने का क्या मतलब है? कुछ नहीं बन रहा। हाँ, लेकिन दोनों कथन जो है सही है, तो इसी वजह से कथन अभिकथन ए और कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यही होगा इसका आंसर, ठीक है। इस बच्ची ने थोड़ा सी लगा दिया, ये गलत है वैसे। निषेधाधिकार से संबंधित जो है एक कथन को जो है पहचान करना है। मैं तो ऊपर के जितने भी कथन पढ़ूंगा सब कुछ गलत है, नीचे वाला बस एक सही है कि एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर किया जा सकता है, डिक्लाइन किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आउट ऑफ द सिलेबस आपका आया है एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें क्या पूछा गया कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन किस वर्ष हुआ था। ये बेसिकली विश्व आदिवासी परिषद होता है ना, उसके बारे में बात कर लिए, तो ये 1975 में हुआ था।
नीचे दिए गए किन देशों के बीच फरात नदी पर बांध निर्माण को लेकर के संघर्ष हुआ? तो ये बेसिकली सीरिया और इराक को लेकर के हो रहा है, लेकिन ये जो बांध निर्माण हो रहा है वो हो रहा है तुर्की के अंदर। तो ये तीनों लोग शामिल है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा ये दे रखा है, नहीं ये तो इंग्लिश वालों का है ना, तो ये तो हो गया, ओके। ये है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? 10वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका अभिकथन क्या है कि पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य बेसिकली समाजवादी विचारधारा की अवधारणा होती है, ठीक है। अवधारणा का स्थान न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य ने ले लिया, जो कि गलत, क्योंकि न्यूनतम हस्तक्षेप किसकी वो है विशेषता, ये आपकी पूंजीवादी की है। तो पूंजीवादी की विशेषता समाजवादी तो है ही नहीं भाई, तो ये तो गलत हो गया, कथन ही गलत है। राज्य की संप्रभु की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का प्रभाव हो रहा है। हाँ बात तो सही है एक तरफ से, तो आप कह सकते हैं कि इसमें कथन ए जो है वो आपका गलत है, बाकी आर आपका सही है, जिसमें देखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट आपके राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? ये मैंने ट्यूशन में बच्चों को बहुत बार चिल्ला के बताती कि भाई सब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की जो है सिफारिश दी थी, क्योंकि जब पोट्टी श्री रामुलु जब 56 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद मर गए थे ना, तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग वालों ने यही सिफारिश दिया था। नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन की द्विरा सिद्धांत किसके द्वारा दिया? भाई ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, मुस्लिम लीग ने दिया था, ठीक है। इनफैक्ट उसके अंदर भी जो मेन लीडर था मोहम्मद अली जिन्ना था। नेक्स्ट आपका कि दूसरी दुनिया से आपका क्या अभिप्राय? याद रखिएगा पहली दुनिया आपकी पूंजीवादी देशों को बोला जाता था, दूसरी दुनिया समाजवादी देशों को बोला जाता है, और तीसरी दुनिया आपकी गुटनिरपेक्ष वाले राष्ट्रों को बोला जाता है। गुटनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जो कि दोनों गुटों यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों गुटों में से ना मिलकर के अलग ही एक गुट बना करके रखने को ही हम गुटनिरपेक्ष कहते हैं, जिसको हम तीसरा दुनिया भी कहते हैं, मतलब तीसरी दुनिया कहते हैं। 14वां नंबर का क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि मार्शल योजना क्या थी? जी देखिए, जॉर्ज मार्शल नाम करके एक व्यक्ति था जो कि घूमने गया था, घूमने इन द सेंस कि जायज़ा लेने गए थे कि यूरोप के अंदर की कैसा हालत है कैसी नहीं है। तो उन्हीं के तहत जब वो गए तो उनके नाम सरनेम के नाम पर ही बन गया मार्शल योजना, जो कि 1948 के अंदर आई थी, और इसके तहत जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का स्थापना किया गया था, ठीक है जी। पहले ये आर्थिक रूप से अपना रोल निभा रहे थे, बट बाद में जा करके ये राजनीतिक रूप अपना ले लेते हैं, राजनीतिक रूप ले लेते हैं। ये हान नदी बेसिकली जो है ना, सियोल एक शहर है साउथ कोरिया का, वहीं पर पड़ता है। और ये जो टर्म दिखाया है ना हान नदी पर चमत्कार, ये 1953 से लेकर के 1997 तक का जो है दक्षिण कोरिया में हुई तीव्र आर्थिक गति को, आर्थिक वृद्धि को बताने के लिए ये टर्म जो है यूज़ किया जाता है। तो आप ऐसा लिख देंगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, भाई इजी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अपरोध से क्या समझते हैं? अपरोध देखिए मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेटरेंस बोलते हैं। ये जस्ट मैंने अपनी क्लास में लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, बट बॉयज़ को पता होगा लेकिन गर्ल्स के पेपर में आ गया तो उनका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ होगा। अपरोध बेसिकली उनको कहा जाता है रोक और संतुलन की स्थिति को एक तरफ से आप कह सकते हैं। मतलब क्या, सामने वाला और ये दोनों के पास ही परमाणु हथियार हैं और दोनों ही जानते हैं कि अगर मैंने पहले युद्ध के अंदर अटैक किया तो मतलब सामने वाला भी अटैक करेगा। मतलब क्या कि दोनों के दोनों जो है ना एक दूसरे के ऊपर अटैक करने से डर रहे हैं। मतलब रोक और संतुलन वाली स्थिति बनने को ही हम अपरोध कहते हैं। जैसा आपका शीत युद्ध के अंदर हुआ था। शीत युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि युद्ध की स्थिति तो बनी हुई थी लेकिन वास्तविक रूप में जो है आपका युद्ध नहीं हो रहा था। उसी चीज़ को हम कहते हैं अपरोध, ठीक है, क्योंकि अपरोध का सिद्धांत शीत युद्ध के अंदर बहुत चला था, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका 18वां क्वेश्चन की आप्रवासी और शरणार्थी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए दो नंबर का आ रखा था, तो आप बोल सकते हैं कि शरणार्थी वो जबरन जो है किसी एक देश से दूसरे देश में बाहर उनको जाना पड़ता है, जबरन जाना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं। जबकि आप्रवासी अपनी मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब इसके पीछे दूसरा जो अंतर लिख सकते थे वो लिख सकते थे कि शरणार्थी जो है युद्ध, गृह युद्ध हो गया, महामारी हो गया, इनकी वजह से एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं। जबकि आप्रवासी जो क्या होते हैं वो नए रोजगार के अवसरों की तलाश में या घूमने फिरने की तलाश में ये लोग जो है आप्रवासी बनते हैं। तो ऐसे कुछ करके आप लिख सकते थे। ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। 19वां क्वेश्चन आपका कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। देखिए दक्षिण एशिया की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली एक पहले संगठन होना चाहिए जो कि हर एक चीज़ें करेगा, ठीक है जी। तो संगठन के रूप में अगर हम देखें तो सार्क आपका जो है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षेश, वो ऑलरेडी है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दक्षेश के माध्यम से समस्याओं का सुलझाव करना, तो ऐसा भी लिख सकते थे आप, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि बातचीत का जो है मार्ग हमेशा अपनाना चाहिए, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता का रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। और तीसरा लिख सकते थे कि व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए और मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए, तभी आपका जो साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया, उसमें शांति और सहयोग बढ़ सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि चीन के साथ भारत के संबंधों का समकालीन विश्व
राजनीति के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। देखिए चीन और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो आप बता सकते हैं अच्छे से। जैसे कई मुद्दों को लेकर के विवाद भी होता है, जैसे कि अक्षय चीन को लेकर के हो गया, ठीक है, और आपका वो मैकमोहन रेखा को लेकर के हो गया, ठीक है जी, तिब्बत का जो इशू है उसको लेकर के हो गया। बट ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान में अब कैसे चल रहा है। आप बता सकते हैं शुरू के अंदर कि 1960 के आसपास जो है हिंदी चीनी भाई भाई जो नारा है वो लगभग आया था, और भारत के साथ संबंध बनाने के लिए ज़्यादा आतुर हो गए थे वो लोग, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसमें बता सकते हो। आई होप आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, ईजी क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट आपको इसमें ऑप्शन में दे रखा है कि आसियान की स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे, बल्कि इसके बजाय आप ये अटैम्प्ट कीजिए तो ज़्यादा ईजी रहेगा। आसियान की स्थापना जो है वो 8 अगस्त 1967 में हुई थी, और इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है कि जब भी किसी के उद्देश्य पूछे जाएँ तो भाई साहब 5-6 पॉइंट है जो कि हर एक के अंदर लिख सकते हो। पहला क्या, आर्थिक रूप से विकास करना, सबको साथ लेकर चलना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शांति को बढ़ावा देना, ठीक है। चौथा आप लिख सकते हो पर्यावरण की सुरक्षा करना। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अभी पेन चल नहीं रहा, पता नहीं क्या इशू हो गया, बट किसी न किसी तरीके से मुझे आपको वैसे डिस्कस करवाना ही था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ का अभिप्राय उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उदाहरण देकर के आपको बताने की कैसे कैसे चीज़ें हैं। देखिए साझी का मतलब क्या होता है कि सबका एक साथ है वो, ठीक है। जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण सबके एक साथ है, बट यहाँ पर ना आपको इस क्वेश्चन के अंदर डिबेट लिखना था। कौन सा डिबेट लिखना था, जो आपके विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं उनके बीच में क्या क्या डिबेट चलती है, उसी के बारे में यहाँ पर जो है पूछा गया है। जैसे पूछा भी जा रहा है यहाँ पर कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मिलजुल कर कोई कार्य करने में सभी देशों की भूमिका होती है, परंतु जिम्मेदारियाँ जो होती है ना वो अलग अलग होती है। जिम्मेदारी अलग अलग मतलब जो विकासशील देश है वो कहते हैं कि भाई साहब आप लोगों ने तो अपना विकास कर लिया है, अब जब हमारे विकास की बारी आई तो आप कह रहे हो कि हम विकास ना करें और हम अब पर्यावरण के ऊपर ध्यान दें। ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए जो है जिम्मेदारी अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि विकसित देश ऑलरेडी विकास कर चुके हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू विकासशील देशों की, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते थे। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण के किन्हीं 2 आर्थिक परिणामों का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। तो वैसे देख सकते हैं वैश्वीकरण का जो आर्थिक प्रभाव हो सकता है कि क्या रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी हुई है, व्यापार बढ़ा है, एमएनसी जो होती है वो आई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो आई हैं, अवसर लेकर के आई हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो उसके नकारात्मक परिणाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण किसे कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है। वैश्वीकरण के किन्हीं 2 कारणों को उजागर कीजिए, बता दीजिएगा। वो प्रौद्योगिकी वाला हो गया ऐसे करके। बाकी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक है कि स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रियासत भारत में विलय अन्य रियासतों की तुलना में थोड़ा सा कठिन साबित हुआ, इसके प्रमाणिकता दीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद है सभी रियासतों में सबसे ज़्यादा जो है धनी और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रियासत था। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ की जो रियासत थी वहाँ पर जो है एक मुस्लिम शासक जो है रूल कर रहा था। मुस्लिम शासक जो है वहाँ पर शासन कर रहा था हिंदू जनता के ऊपर, जिसकी वजह से जा कर के बाद में आप पर जा कर के देखते हैं कि जो है हैदराबाद के निज़ाम को हटा दिया जाता है, बिकॉज वो प्लानिंग कर रहा था उसके साथ मिलने की पाकिस्तान की, है ना। तो ये कुछ इसके बारे में हुआ था, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में अपनी बुक के अंदर भी। ईजी वाला क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। जब आपको पढ़ाया था मैंने लास्ट ईयर तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। अब यहाँ पर जो पैसेज दे रखा है इस पैसेज का भी आंसर बता देता हूँ मैं आपको। वैसे वेस्टर्न माइनिंग जो कॉपरेशन जो किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये बेसिकली आपके ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन इन दोनों में ना 2 क्वेश्चन आपका आया था ये रहा कि 1992 में हुए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया। तो भाई साहब हर जगह दिखा रहा है मुझे कि 100 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया, मतलब 100 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया था। बट मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर सी या फिर डी होना चाहिए, बट हाँ बी और ए भी हो सकते हैं, अभी बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था इसमें कि पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने का तरीका क्या कहलाता है। भाई सिंपल सी बात है, टिकाऊ विकास कहलाता है, जिसे हम सतत विकास भी कहते हैं। ओजोन परत में छेद होने का तात्पर्य क्या है, ये देख रहे हो कमी है, ये कभी नहीं है, कमी होनी चाहिए, कमी, इन्होंने कभी लिख दिया है। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार वृद्धि को कहते हैं, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। एक तो बच्चे मेरे को पता नहीं क्यों गलती कर देते कि यहाँ पर मैप के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मैप आपको दिया गया उसकी जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान करें, और ये जो ना उत्तर पुस्तिका के अंदर उनके सही नाम प्रयोग की जानकारी क्रम के अनुसार मानचित्र में दिए गए अक्षर को प्रारूप के अनुसार लिखिए। तो आपको लिखना है, ये मैप फाड़ करके आपको अपनी आंसर शीट में नहीं चिपकाना होता। पता नहीं क्यों नहीं बच्चे हमेशा समझते, एक गलती मैं देखता हूँ हर बार लोग करते ही करते हैं।
तो पहला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो लिखा भी होगा कि यह भाषाई आधार पर पहला राज्य बना, वही है भाई। ये मैप के अंदर सी था जो कि आंध्र प्रदेश है, मैप यहाँ पर लगा भी हुआ है, ये रहा, ये इंग्लिश वालों का है, देख लीजिए, इसमें से मैंने निकाला ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत का पहला भाग जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ था, भाई ये मणिपुर था। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बता रखा है मैंने सारी चीज़ें। जूनागढ़ रियासत वर्तमान में इस राज्य में स्थित है, ये गुजरात है, तो कोई नो डाउट है। विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन से सवाल उठाकर 2000 में बनाया गया एक राज्य, ये बेसिकली उत्तराखंड को बनाया गया था, उत्तर प्रदेश को काट करके, ठीक है जी। 2000 में बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये बाकी इंग्ला वो पेपर है। और लास्ट ये दे रखा कि 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में, एक मिनट, ये तो हो रखा है ना ऑलरेडी, अभी बताया मैंने जस्ट, हाँ ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट है आपका ये कार्टून आ रखा है, तो कार्टून के बारे में आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमेटी के बारे में बताई जा रही थी ये बातें, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ डिस्कस करते हैं 6 नंबर वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 3 परिणामों की व्याख्या कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन, अगर आप पढ़ के गए होंगे तो ट्रस्ट में आप लोगों ने यही क्वेश्चन किया होगा। नेक्स्ट है कि शॉक थेरेपी किसे कहा जाता है, शॉक थेरेपी के 3 परिणामों को बात बताइए। देखिए जो क्वेश्चन मैंने बता रखा सब आ रखे हैं, ठीक है। मैंने ट्यूशन के अंदर ये बहुत सारे बच्चों को बता रखा था और ऑनलाइन भी बता रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ रखी हैं। नेक्स्ट है देखिए वही वाला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न रह पाने के किन्हीं 3 कारणों को जार कीजिए। ये हालांकि मैंने लिख रखे हैं सारी चीज़ें, आप भी देख सकते हैं, बट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके अथवा में दे रखा कि दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, इन देशों की ऐसी सोच के किन्हीं 3 जिम्मेदार कारणों को बताएं। देखिए भारत जो है अपना प्रभुत्व, उन भारत के प्रभुत्व का जो है उन लोगों को भय रहता है, हमेशा डर लगा रहता है उन्हें, ठीक है। भारत की सैन्य शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो लोग डर जाते हैं हमेशा, परमाणु हथियार हमारे पास है जैसे डर जाते हैं, तकनीकी जो है विकास है हमारे पास, टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, इस वजह से भी वो लोग जो है डरते रहते हैं। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका कि सुरक्षा परिषद की संरचना का वर्णन कीजिए, मतलब कि सुरक्षा परिषद में होते हैं ना वो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से बताना है कि कैसे अगर कोई प्रस्ताव जाता है तो इन 5 की रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है, इनमें से भी 4 लोगों की रजामंदी होना, मतलब 4 देशों की रजामंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सुरक्षा परिषद के कार्यों की एक विषय सूची बनाई, तो अब लग सकते हैं इसमें, बल्कि इसके बजाय मैं तो कहूँगा आप ये वाला टाइम कीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है कि समकालीन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता का औचित्य बताइए, तो आप बता सकते हैं अच्छे से कि क्या उसकी आवश्यकता है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ रही है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये बेसिकली आपकी यूएनओ की बात कर रहे हैं, अभी आपको बता दूँ, ठीक है, यूएनओ की, या फिर आप कोई भी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ले सकते हैं, बट यूएनओ से भी ज़्यादा बड़ा कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुझे नहीं लगता है अभी पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट आपका कि सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक अवधारणा के बीच कोई 3 अंतर बताइए। देखिए ये तो सेम क्वेश्चन है, मतलब कितनी बार बोला था मैंने लोग को कि भाई पढ़ के चले आना, पढ़ के चले आना, ये वाला आता ही आता है हमेशा। वैश्विक निर्धनता से आप क्या समझते हैं, वैश्विक स्तर पर धनी एवं निर्धन के मध्य असमानता को कम करने का कोई कोई 3 उपाय सुझाइए। ये बता सकते हैं कि गुणवत्ता शिक्षा पर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्वास्थ्य प्रणाली मतलब हेल्थ केयर सिस्टम को सुधार करो, अच्छा जो है व्यापार नीति लगाओ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। और ये दोनों ही क्वेश्चन जो आपके जो सुरक्षा वाला चैप्टर है ना उसी में से ही आया हुआ है, ठीक है। बाकी आपका ये इंग्लिश में है और ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। सो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी में भी डाउट रह जाता है या किसी भी आंसर को देखना है कि कैसे एग्जैक्ट हम लिखेंगे, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं आप लोगों का ज़रूर कोशिश करूँगा कि आंसर दूँ, ठीक है। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।